नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन 2.5 साल का अरसा लगा, लेकिन बहरहाल वज़ीर आज़म ने इस बात का एतराफ़ किया है कि सियासी मामलात को हल करने की जगह पार्लियामेंट है, और उन्होंने इस बात का भी उन्होंने मसलन अंदिया दे दिया, और ये बात उनकी समझ में आ गई है कि मामलात बातचीत से बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं। कल तक जो वज़ीर आज़म अपोजिशन से किसी भी लिहाज से बात करने को तैयार नहीं थे, किसी इशू पे भी बात करने को तैयार नहीं थे, हालांकि अपोजिशन उनके हुकूमती मामलात में जो प्रॉब्लम्स थी उनको भी एड्रेस करना चाहती थी मिलकर, लेकिन वज़ीर आज़म अपोजिशन से किसी भी सूरत में बात करने को तैयार नहीं थे। लेकिन अभी हालिया उनका बयान है कि डायलॉग की सही जगह पार्लियामेंट है, और वज़ीर आज़म इन अपोजिशन की जमातों से बात करने को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने एक और जुमला कहा कि करप्शन पे कोई बातचीत नहीं होगी। दूसरी तरफ अपोजिशन ये कहती है कि हम एक डमी वज़ीर आज़म से क्या बात करें, उसकी क्या हैसियत है, उसका क्या मुकाम है, वो क्या हमसे बात करेगा जो कुछ नहीं दे सकता है, जो कुछ नहीं कर सकता है, जो एक डमी वज़ीर आज़म है। अब अपोजिशन ये कहती है कि जी ये जब से पीडीएम बनी है और ये जो पब्लिक गैदरिंग हुई है और इसके बाद एक प्रेशर बना है, तो अब हुकूमत जाती हुई नज़र आ रही है हुकूमत को, वज़ीर आज़म को, इसलिए वो 2 दिन से अब एनआरओ मांग रहे हैं, और एनआरओ मांगने को उन्होंने जोड़ा है कि वो बातचीत करना चाहते हैं और पार्लियामेंट में बुलाना चाहते हैं। ये एक आपके बहुत ही करंट इशू है। इसके साथ हम प्रोग्राम में 2 पैकेज आपको दिखाना चाहते हैं। आइए पहला पैकेज हम देखते हैं। जो भी रुकावट है पाकिस्तानियों, जो रुकावट है आपके सामने, रुकावटें हटाओ, कंटेनर हटाओ। पुलिस अगर खड़ी है और गैर कानूनी काम कर रही है, आपको अगर रोक रही है एक पुरअमन एहतजाज पे, पुलिस को आगे से हटा दो, लेकिन यहां पहुंचो। ताहिर आलम, कान खोल के सुन लो, ये तो चला जाएगा नवाज शरीफ, तुम इधर रहोगे और तुम्हें मैं इंशाअल्लाह जेल के अंदर डलवाऊंगा। चोर हो या पुलिस वाले हो, मजबूर नहीं हो, वापस करो। सर जी, खान साहब कोई मजबूर नहीं है, इस मुल्क के अवाम के लिए सब कुछ हो रहा है। 2 तारीख को आप इंतजार करें। मैं कह रहा हूँ ये 50,000 भी पुलिस खड़ी कर ले, जो यहाँ से रेला आएगा ना, जो सुनामी आएगी, वो पुलिस साथ को बह के लेके जाएगी डी चौक तक। मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि तारुल कादरी साहब और पैट को हम ये पूरा इत्मीनान दिलवाना चाहते हैं कि जब भी वो निकलेंगे सड़कों के ऊपर प्रोटेस्ट करने के लिए, हम उनके साथ होंगे। मेरा ये हक है आपसे कहना कि आपकी नाहली, आपकी करप्शन की कीमत मैं महंगी बिजली से क्यों दूं, इसलिए मैं अपना बिल जलाने लगा। जो 4 तारीख से मैं शुरू करूंगा, आपको वाकई नुकसान होगा, आपके लिए हुकूमत चलाना मुश्किल हो जाएगा। तारीख को मैं लाहौर पहुंचूंगा, लाहौर को बंद करूंगा। 8 तारीख को मैं फैसलाबाद जाऊंगा, फैसलाबाद बंद करूंगा। 12 तारीख को मैं कराची जाऊंगा, कराची बंद करूंगा, और 16 तारीख को मैं सारा पाकिस्तान बंद करूंगा। जी नाज़रीन, यादें माजी अजाब है यार। अब दूसरा शेर छोड़ देता हूँ। आइए एक और पैकेज देखिए। जितना मर्जी आप शोर मचा लें, जो मर्जी करें, सड़कों पर निकले, बल्कि अगर धरना देना तो हम आपको कंटेनर देंगे धरना देने के लिए, बल्कि हम आपको खाने भी पहुंचाएंगे, हम आपके लिए लोग भी भेज देंगे। आप धरना करें, हम आपकी सपोर्ट करेंगे पूरी। टीचर आपके सामने है, कंटेनर हम देंगे आपको। हमने फैसला किया कि हम बिल्कुल इनको इजाजत नहीं देंगे।
जो भी वहां साउंड सिस्टम लगाएगा, जो कुर्सियां लगाएगा, सबके ऊपर FIR काटेंगे। जी मेरे साथ जो आज मेहमान हैं इसको जो गुफ्तगू करेंगे, नबील गबोल साहब सीनियर रहनुमा हैं। सरदार नबील गबोल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। मेरे साथ होंगी रेहाम खान साहिबा, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं डॉक्टर रमेश कुमार MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आपका भी बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ होंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। नबील गबोल साहब, सबसे पहले आपकी तरफ हाजिर होता हूँ। नबील गबोल साहब, वज़ीर आज़म मोहतरम इमरान खान साहब ने अपोजिशन को दावत दी है कि वो आएँ, और सही जगह उन्होंने कहा है कि डायलॉग की जो है वो पार्लियामेंट है, और वहाँ आएँ और आकर जो भी आपको प्रॉब्लम्स है, आपके मसाइल हैं, वो आप वज़ीर आज़म से शेयर करें, बात करें। वज़ीर आज़म उनको हल करेंगे। लेकिन एक बात उन्होंने और भी कह दी है कि NRO के लिए नहीं आइएगा। क्या कहेंगे सर इस पे? डॉक्टर साहब, एक तो मैं बहुत खुश हूँ आज आपके शो में, क्योंकि आज रेहाम खान साहिबा बैठी हैं और हम समझते हैं कि जितना इनको मालूमात है और जितना इन्फॉर्मेशन इनके पास है वो हमारे पास नहीं होता है। और जितना इनको पता है कि इमरान खान जितना जल्दी घबरा जाता है वो शायद आपको भी नहीं पता है। और इमरान खान घबराया हुआ है आजकल, और उसकी बॉडी लैंग्वेज देख लें कि वो जब भी इंटरव्यू देता है तो अजीब अजीब बातें करता है, जो बातें समझ में आने वाली है नहीं। पिछले दिनों आधे घंटे उन्होंने ड्रग के ऊपर बड़े अच्छे अपने रिमार्क्स दिए कि ड्रग का खात्मा होना चाहिए। हम तो खुद चाहते हैं कि इमरान खान साहब आप ड्रग का खात्मा कराएं। पाकिस्तान में ड्रग एक बहुत बड़ी लानत है। और जो आपके सवाल पर मैं अगर आता हूं तो आपके सवाल का जवाब यही बनता है कि ये जो जलसा हो रहा है, ये जलसा सिर्फ जलसा नहीं है, ये रेफरेंडम है। रेफरेंडम क्या है कि क्या पाकिस्तानियों को इमरान खान की हुकूमत पसंद है या नहीं है, वो क्या चाहते हैं, इसमें जवाब मिल जाएगा। और ये जो डायलॉग की बात कर रहे हैं इमरान खान साहब, ये डायलॉग हम किसके साथ करें? इमरान खान साहब के हाथ में तो कोई पावर है ही नहीं, कोई अथॉरिटी है नहीं, तो डायलॉग तो हम उनके साथ करेंगे जो समझते हैं कि इमरान खान अच्छा वजीर आजम है। हम डायलॉग उन लोगों के साथ करेंगे। इमरान खान से क्या डायलॉग करना, वो अपनी बात पे ठहरता नहीं है, वो यू टर्न मारने में एक्सपर्ट है, तो उसके साथ क्या डायलॉग करना? कितनी बातों से उन्होंने यू टर्न मारा है। तो मैं समझता हूं कि वो कहते हैं कि कौमी असेंबली एक सही फोरम है, उधर आप आके डायलॉग करें। तो कौमी असेंबली में तो आप खान साहब एज अ प्राइम मिनिस्टर आते नहीं है। आपने तो वादा किया था कि हर हफ्ते में कौमी असेंबली में आके जवाब दूंगा यूके के प्राइम मिनिस्टर की तरह, लेकिन आप महीनों जो है अपने MNA से नहीं मिलते, महीने गुजर जाते हैं, आप पार्लियामेंट में आते नहीं है। तो हम आपसे क्या डायलॉग करें? आप अगर डायलॉग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप पाकिस्तान के अंदर महंगाई खत्म कर दे। खत्म मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल जीरो पे। इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान का 11.9% है, बांग्लादेश का 5% है इस साल 2020 का। मुझे बता इतनी महंगाई आपने की, अगर आप इस महंगाई को ही कम कर दे, गरीबों को रिलीफ दे दे, हो सकता है हम फिर आपके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हो। मसलन आप बातचीत करने के लिए तैयार हैं, बड़ा बयान दे दिया है सर, जबकि ये भी आप कह कि यूटर्न है, नायल है, डमी है, सिलेक्टेड है, फिर भी आप कह रहे हैं। कहा ना कि अगर आप मेरी शर्त भी तो सुने ना। मेरी शर्त ये है कि आप 50% महंगाई खत्म कर दे, आवाम को रिलीफ दे, फिर हम कह सकते हैं भाई वजीर आजम ने अच्छा। चले वो कहेंगे फिर 2.5 साल और दे दें उन्हें, वो कहें वो अगर वो कह देते हैं 2.5 साल मुझे दे दे, मैं कम कर दूं। ऐसे नहीं मिलता है 2.5 साल, तो फिर कैसे कम नहीं मिलता है? फिर वो कम कैसे करेंगे? ऐसे 2.5 साल नहीं मिलेगा। देखे ये जिस राह में हम निकल पड़े ना, हमने ऑपोजिशन में सर पे कफन बांध के निकले हैं। अभी आप इनकी घबराहट देख लें कि इनके मुशीर, इनके मिनिस्टर, इनके पास स्पोक्समैन तो है नहीं बात करने वाला जो डिफेंड करे इनको। इनके अपने लोग इनको डिफेंड नहीं कर पाते हैं, तो उनका आप हाल देख रहे हैं। इनके पास एक ऐनक वाला जिन है जो
पहले वफाक में थी, अब सूबे में चली गई है, वहां बस उसी को आगे करते हैं और उसी को आगे करके कहते हैं भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी करें। मोहतरम वजीर है वो, माशाल्लाह चैनल वाले जो है पाकिस्तान ना, की एक बड़ी सियासतदान है, बड़ी मोहतरम। ओ भाई मेरे, आप रियाम खान आज बैठी है, कितनी अच्छी लग रही है मुझे बताएं। लोग ऐसे फेस देखना चाहते हैं। मैं तो आज रियाम खान को एक और प्रपोजल देना चाहता हूं। वैसे ही मैं इनको कोई प्रपोजल देता हूं तो बड़ा एक ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है। प्रपोज तो नहीं कर रहे हैं। प्रपोजल ये है कि आप पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें, आप पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें, हमें आपकी जरूरत है, आप जैसे लोगों की जरूरत है। तो आप बिलावल भुट्टो से यही रिक्वेस्ट बिलावल भुट्टो से करवा देना आप। नहीं, पहले ये मान जाएंगे। बिलावल भुट्टो चेयरमैन हमारे जो है वो तो चाहते हैं कि एजुकेटेड, अच्छे फेस, जिनको पाकिस्तान के लिए दिल में दर्द है, पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचती हैं, रियाम खान जैसे अगर हमारी पार्टी में आएंगे तो शी विल बी एन एसेट फॉर अस। अच्छा, मैं तो ये डर रहा था कि कहीं आप ये ना कहेंगे मैं प्रपोज कर देता हूं। बहरहाल मैं आगे चलता हूं। मेरी प्रपोजल के बाद तो इमरान खान घबरा गया था। अच्छा, मेरी प्रपोजल के बाद तो इमरान खान ने फिर प्रपोज किया रियाम खान को। अच्छा, वो डर गया था कि इससे पहले कि आप ले उड़े, वो घबरा गए थे। वो तो मेरे प्रपोजल, मेरे गुस्से में, मेरा खारबाजी इमरान खान का, मेरा असल झगड़ा रियाम खान के ऊपर है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो आप गुस्से में हैं या वो गुस्से में थे? वो गुस्से में था, उसने मुझे फोन किया, बुलाया, मेरा दोस्त था, अभी भी दोस्त है, लेकिन काम अच्छे नहीं करता। बस अच्छे काम करेगा तो तारीफ होगी। अच्छा चले, रमेश साहब से पूछ लेते हैं। रमेश साहब, वजीर आजम किसी भी सूरत में अपोजिशन से बात करने को तैयार नहीं थे, लेकिन सर ये पीडीएम का जलसा जुलूस, अवामी गैदरिंग, अब उनके ऐलानात, इस्तीफे और उसके बाद लॉन्ग मार्च, अब वजीर आजम कह रहे हैं कि मैं अपोजिशन से बात करने को तैयार हूं। डायलॉग पार्लियामेंट में होता है और लेकिन अपोजिशन उनसे अब बात करने को तैयार नहीं है। वो कहती है वक्त गुजर चुका है। और एक और बहुत बड़ी बात कहती है जो अभी भी कहा है कि एक ऐसे वजीर आजम से हम क्या बात करें जिसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, वो डमी वजीर आजम है, अब वो हमसे एनआरओ मांग रहा है। क्या कहेंगे सर? दानिश, मैंने अपनी 18-20 साल पॉलिटिकल लाइफ में जो भी सिस्टम देखा है इलेक्टोरल कॉलेज का, और मैं नहीं समझता कि जो सिलेक्शन का नारा लगाया जाता है ये सही है। अगर इलेक्शन के सिस्टम के अंदर कोई खामियां हैं तो उसके अंदर सारी पॉलिटिकल पार्टीज उसमें इन्वॉल्व है और उसको दुरुस्त होना चाहिए। उसमें हम सारे पॉलिटिशियन जो पुराने हैं वो कसूरवार हैं, स्पेशली लीडरशिप कसूरवार है। जब भी जो भी सिस्टम आता है उसका पहले एक ग्राफ आ जाता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी आने वाली है। जब 2013 था सब लोगों को पता था कि भाई नून लीग जो है वो मेजॉरिटी के साथ आ रही है। जब आपने देखा कि 2002 का दौर था, सबने कहा कि भाई पीपुल्स पार्टी यहाँ पे आएगी। एक आज हर जगह पे वो ग्राफ बता देता है कि कौन कौन पार्टियां जीत रही है। अब जब एक मौलाना फजल रहमान असेंबली से बाहर आ, जिसके बाद जो है इस किस्म की सियासत हुई और जो सीनियर पॉलिटिशियन है उन्होंने पार्लियामेंट की अहमियत को खत्म करके और रोडों के ऊपर जलसों को अहमियत दी, जबकि यही वही दौर था जब खान साहब ने ये धरना लगाया था। उस वक्त भी मैं कहता था कि ये धरनों की सियासत गलत है, आज भी मैं कहता हूँ धरनों की सियासत गलत है। उस वक्त यही मौलाना फजल रहमान मेरे साथ ही बैठा हुआ था, उस वक्त कह रहा था कि इन जलसों से जो है वो 22 करोड़ आवाम कोई जो है वो अगर 1-2 लाख लोग कोई लेके आ गया और वो कहे कि इस तरीके से जो है वो हुकूमतें खत्म होती हैं, तो ऐसे हुकूमतें खत्म नहीं होती है। तो उनके अल्फाज से आज सारे इकट्ठे हो गए कि हम इस हुकूमत को ऐसे रवाना करेंगे। हुकूमत को रवाना करने का डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर एक ही तरीकेकार है, वो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। आप कॉन्फिडेंस मूव करें, आप अगर उनके पास मैंडेट होगा वो रहेगा, नहीं होगा नहीं रहेगा। अगर ये बातें इस वक्त सीनियर पॉलिटिशियन से डेमोक्रेटिक सिस्टम के होते हुए ये बातें करना और धरना लगाना या लॉन्ग मार्च करना नहीं होगा, ये मैं नहीं समझता कि इन चीजों से फर्क पड़ेगा। हाँ, फर्क ये पड़ेगा, हुकूमत नहीं गिरेगी मगर अवामी इश्यूज के ऊपर जरूर फर्क पड़ेगा, पाकिस्तान के ऊपर जरूर फर्क पड़ेगा कि पाकिस्तान दिन ब दिन पीछे जाता रहेगा।
एक हमारे पास नेशनल सियासत है, जो हम मुख्तलिफ डाइवर्सिटी के लोग मुख्तलिफ तरीके से चलते हैं, कभी भी पाकिस्तान के अंदर यूनाइटेड नहीं होते हैं। इस वजह से इंटरनेशनल जितनी कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को जिस रुख में इस्तेमाल करना चाहती हैं, हमारी यूनिटी नहीं होने की वजह से वो उतना अपना इन्फ्लुएंस हमारे मुल्क के ऊपर डालती है और उतना ही हम पीछे चले जाते हैं। यही कसूर है 73 साल जो है पाकिस्तान की लाइफ का, कि पाकिस्तान हमारे बाद आजाद होने वाले मुल्क आगे बढ़ गए, हम पीछे रह गए। तो उसके लिए आज का बताएं सर, आज का बताएं कि ये जो 2.5 साल के अंदर अपोजिशन ने बार बार इमरान खान को कहा, हालांकि हुकूमतें जो होती हैं वो बड़ा इस रखती हैं, अपोजिशन को लेके चलती हैं हर मामलात में, और डायलॉग से काम होता है और अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर अपोजिशन को शिकस्त देती हैं। ठीक है, आपने क्या किया सर? आज 2.5 साल बाद आप बातचीत के लिए क्यों तैयार हो रहे हैं? देखिए दानिश, मैं समझता हूं कि उसके अंदर गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों कसूरवार है, और क्योंकि एक तो रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट होनी चाहिए, पार्लियामेंट का एक जो है वो निजाम जो है वो एक इज्जत और एहतराम का होना चाहिए, मगर पार्लियामेंट के अंदर जिस किस्म की लैंग्वेज यूज की जाती है हर पॉलिटिकल पार्टी के मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, वो बिल्कुल गलत है। पहले दिन से जब प्राइम मिनिस्टर आया, उस दिन से प्राइम मिनिस्टर के साथ जिस तरीके का बर्ताव किया गया, उसके बाद वो लेवल आई नहीं कि एक टेबल के ऊपर बैठ के आगे बढ़े। होना ये चाहिए था कि जो पॉजिटिव लोग हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर लोग मौजूद हैं, वो आगे बढ़ते और कंसेंसस के साथ इस पार्लियामेंट्री निजाम को, पार्लियामेंट को, नैब को, एटफामी निजाम को, जुडिशियल सिस्टम को, इलेक्टोरल रिफॉर्म को, ठीक है, अच्छे तरीके से रिफॉर्म जो माजी में नहीं हुए, ठीक है, पीपुल्स पार्टी और पीएमएलएन के दौर में वो आज होते, मगर उस दौर में भी वो चीजें जो उसका खिला रहा, आज भी उस दौरों का खिला रहता है। डॉक्टर साहब, हम रेहम खान को सुनना चाह रहे हैं। जी, मैं आपको भी सुनूंगा, उनको भी सुनेंगे, 22 करोड़ इमाम रेहम खान को भी सुनेंगे। अब मैं रेहम खान की तरफ जा रहा हूं। रेहम साहब, आप एक इलेक्टेड हुकूमत जो कि उस वक्त थी, उसके साथ जो कुछ भी इमरान खान ने किया था, आज इमरान खान के साथ बिल्कुल वही हो रहा है। थोड़ा सा फर्क है, वो ये है कि कल इलेक्टेड हुकूमत के साथ पूरी पार्लियामेंट थी, और आज हुकूमत के साथ पार्लियामेंट नहीं है बल्कि पार्लियामेंट अपोजिशन के साथ है। और अभी मैंने पैकेज भी आपको दिखाया है। क्या ये जो वजीर आजम ने इलेक्शन से ये जो बातचीत के लिए कहा, डायलॉग के लिए कहा, और क्या ये इनकी परेशानी है? क्या ये घबरा गए हैं? क्या ये समझ रहे हैं कि ये इनकी हुकूमत को खतरा है? क्या कहती हैं? देखिए डॉक्टर साहब, रमेश साहब ने जो बात की, बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। मेरे भाई हैं, मैं इनके साथ काम किया है, बड़ी इनकी इज्जत करती हूँ, और ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, असूली तौर पे और नजरियाती तौर पे बिल्कुल बात सही कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि इस धरने में जो ये जिसको धरना कह रहे हैं, यानी मार्च को या जलसों का जो एक सिलसिला है, ये धरने नहीं है, ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, एक तहरीक है, ये सिट इन या धरना नहीं है। और अगर हुकूमतें धरनों की वजह से परेशानी का बायस उनके लिए बनता है या हुकूमत का निजाम नहीं चलता, तो फिर मुझे ये बताइए कि जब 126 दिन का धरना बड़ी खुश असलूबी से इस्लामाबाद में वो लगा रहा, तो क्या उसकी वजह से क्या जीडीपी रुक गया? क्या उस वक्त की हुकूमत परेशान हो गई और उन्होंने कहा कि हम हुकूमत का निजाम नहीं चला सकते क्योंकि एक इमरान और एक ताहिरुल कादरी साहब धरना दिए बैठे हैं और 126 दिन एक शख्स और एक पार्टी वहां पे बैठे हैं, उन्होंने ये नहीं कंप्लेन किया? तो पहली बात यह है कि मैं बिल्कुल इनसे मुत्तफिक हूं कि धरनों से हुकूमतें नहीं गिरती। इसी वजह से, धरने की वजह से हुकूमत 2014 में नहीं गिरी, इसलिए बहुत कुछ करना पड़ा उस हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और फिर भी डिस्टेबलाइज नहीं कर पाए। फिर भी जब वो गई हुकूमत तो 5.8% पे जीडीपी छोड़ के गई, और अब जो इन्फ्लेशन रेट है, जो इन्फ्लेशन रेट वो छोड़ के गए थे वो 4% पे था, बल्कि 3.3% पे था। तो बात यह है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये धरना नहीं है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट धरना नहीं दे रही। और इसमें एक और मजीद फर्क यह है कि जो धरना 2014 में दिया जा रहा था, वो एक पॉपुलरली इलेक्टेड हैवी मैंडेट के साथ आया हुआ, पंजाब में लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ आया हुआ
एक शख्स था और उसकी पार्टी थी जो कि हुकूमत में थी। अब जो लोग वॉक कर रहे हैं या मार्च कर रहे हैं या ये जलसे कर रहे हैं, वो एक ऐसी हुकूमत के खिलाफ कर रहे हैं जिसको वो हुकूमत पहले दिन से मानते नहीं। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि मौलाना साहब का इन्होंने मेंशन किया, तो मौलाना साहब ने पहले दिन से कहा था कि इस पार्लियामेंट को नहीं मानना चाहिए, बॉयकॉट करना चाहिए। और अगर पिछले नवंबर मौलाना साहब की बात मानी जाती, जब वो कह रहे थे कि सिलेक्टर्स को बेदखल होना पड़ेगा और वापस जाना पड़ेगा, इस पूरे सियासी मदाखलत के अमल से उनको दूर हटना पड़ेगा, तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। वजह क्या है कि उस नवंबर से आज नवंबर तक महंगाई का ये हाल है कि आप कोई स्टेटिस्टिक उठा लें, चाहे वो बच्चों के ऊपर तशद्दुद का स्टेटिस्टिक हो, उसमें 2020 के पहले जो 3 महीने हैं उसमें तकरीबन 15% का इजाफा हो गया है। इन्फ्लेशन को आप देख लें तो 11.12% का इजाफा हो गया है। मजीद एक्सपोर्ट्स का टारगेट आप मिस कर चुके हैं। डॉलर आपका, आप कह रहे हैं कि वापस मुस्तहकम हो गया, कहां से मुस्तहकम? डॉलर आपका 160 पे है। तो मकसद कहने का यह है कि आपको इस सिलेक्टेड हो इलेक्टेड हो जो आप इसको कहना चाहें, 2.5 साल से ये जो पार्लियामेंट बैठी हुई थी उसने कौन सा ऐसा लीगल या कौन सा ऐसा मार्का किया है, कौन सी उन्होंने हमें सुख दिया है पाकिस्तानी अवाम को? तब तो कोई ऑपोजिशन धरने, कोई सिट इन, कोई मार्च, कोई तहरीक नहीं चला रही थी, बल्कि बड़ी फ्रेंडली ऑपोजिशन बैठी हुई थी। हमारा तो गिला ऑपोजिशन से ये था कि आप क्यों बैठे हुए हैं इनके साथ, जबकि ये आए चोर रास्ते से है, इनका मैंडेट नहीं बनता था। उसके बाद आज अब जो नबील गबोल साहब बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि किससे बात करें। आज अगर इमरान खान एक यूट्यूबर को इंटरव्यू देते हुए फाइनली कहते हैं कि मैं तो बातचीत करने को तैयार हूं, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब वो जो एक सफा कह रहे हैं, वो एक सफा शायद इतना रहा नहीं, और शायद सिलेक्टर्स ने भी ये समझ लिया है, वो ये बिल्कुल समझ चुके हैं कि भाई जिस बंदे को हम सपोर्ट कर रहे थे उसकी वजह से तो हम पंजाब में गली कूचों में जलील हो गए हैं। हमारे तो नाम ले लेके बच्चे हमको गिरबान से पकड़ना चाह रहे हैं इस शख्स की वजह से, जिसके लिए हमने इतना रिस्क लिया, जिसकी वजह से हमने पूरी आर्म्ड फोर्सेस को और एक इदारे को मुतनाज़े बना दिया है। लोगों के नाम मुतनाज़े हो गए हैं। डीजी ISI और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो ओहदा है उसको मुतनाज़े कर दिया है इस लाडले की वजह से। तो आज वो बात करने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका मतलब है कि उनके पीछे जो सपोर्ट थी वो नहीं है। ये बहुत अहम सवाल है, ये बहुत अहम सवाल है। मैं आगे चल के रहम करूंगा आपसे। ये बहुत अहम सवाल आपने छोड़ा है, मैं ये सवाल रखूंगा सामने। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर वापस आएंगे। वेलकम बैक जी। नबील गबोल साहब, रेहाम खान साहबा ने एक बहुत ही अहम इशू उठाया और वो है, ये चीज़ सामने है, या आप भी कहते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है इसकी सपोर्ट है, और हुकूमत खुद वज़ीर आज़म कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट कह दें या फ़ौज कह लें, एक पेज पे है। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त जो वज़ीर आज़म की घबराहट है, क्योंकि कल तक तो वज़ीर आज़म कहते थे कि आप मार्च करो, जैसे मैंने पैकेज दिखाया, आप मार्च करो हम कंटेनर देंगे, आप फला चीज़ करो हम आपको खाना देंगे, कोई आपको रुकावट नहीं है, आप जितने लोगों को लाना लाएं, हुकूमत नहीं जाएगी। लेकिन अब जो वज़ीर आज़म की घबराहट है या जो बातचीत है, क्या आप समझते हैं कि वो जो एक तासुर था और जो खुद हुकूमत भी कहती थी, आप भी कहते थे कि मुल्क की एक बहुत ताकतवर इदारे जो हैं वो हुकूमत के साथ थे, वो न्यूट्रल हो गए हैं, क्या कहेंगे नबील गबोल साहब? डॉक्टर दानिश साहब, आपने शायद नोट किया होगा कि इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि बैरूनी और अंदरूनी साजिश मेरे खिलाफ हो रही है, बैरूनी कुव्वतें और अंदरूनी कुव्वतें। अब ये तो आप उनसे पूछें कि वो बैरूनी कुव्वतें, वो तो हमें समझ आ रहा है वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, अंदरूनी कुव्वतें तो हम समझते हैं आपके साथ है, तो फिर आप उनको, उनकी तरफ आपने जो ये इशारा किया है, तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अब आपकी सपोर्ट नहीं रही। आप तो सिर्फ 4 सीटों पर प्राइम मिनिस्टर हैं। ये 4 सीटें भी किन की है? MQM की या PML काफ की
ये किसी भी टाइम आपसे जो है अगर हट जाए तो आपकी हुकूमत वैसे ही गिर जाएगी। और आप पहले इतने कॉन्फिडेंट थे और आज आपकी बॉडी लैंग्वेज से साफ लग रहा है आप घबराए हुए हैं। तो हम समझते हैं कि देखे, पहले हम पे ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि जी सेनेट का इलेक्शन हम रुकवाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, इस्तीफे दे रहे हैं, और ये इस्तीफे इसलिए होंगे कि सेनेट के इलेक्शन रुक जाए। मैं तो सेनेट के इलेक्शन समझता हूं कि ये मार्च 2021 को जनरल इलेक्शन देख रहा हूं, सेनेट के इलेक्शन मैं भी नहीं देख रहा हूं। लेकिन बात यह है कि आज शिबली फराज ने भी एक स्टेटमेंट दिया है, उसने कहा चलो हम घर चले जाते हैं, इलेक्शन कौन कराएगा। ये तो अजीब अजीब, यानी ऐसे लोग इनके पास है जिनको पता ही नहीं होता है कि इलेक्शन कौन कराएगा। इलेक्शन कमीशन कराएगा, केयरटेकर गवर्नमेंट कराएगा। और हम जानते हैं हमारी नजरें इस वक्त जुडिशरी पे लगी हुई हैं। अगर यही जुडिशरी एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी को घर भेज सकता है, यही जुडिशरी एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ को घर भेज सकता है, तो जब इस्तीफे हम देंगे तो फिर इलेक्टोरल कॉलेज के ऊपर भी एक सवालिया निशान बन जाएगा कि क्या ये सेनेट के इलेक्शन करवा सकेंगे या नहीं। तो मैं समझता हूं कि अगर 52% असेंबली के मेंबर्स इस्तीफे दे देंगे, 52% जो अपोजिशन के पास है, तो फिर कहां ये हुकूमत रहेगी। मुझे नजर आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर खुद प्रेसिडेंट को लिखेगा कि आप असेंबलियां डिसॉल्व करो, और वो उसके बाद जो है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए अपने किसी नुमाइंदे को रखवाने की कोशिश करेगा। लेकिन अब हाथ उनके गेम जो है उनके हाथ से निकल चुका है। मैं समझता हूं कि अब प्राइम मिनिस्टर तो मैं नहीं कहूंगा, जाहिर है वो सेलेक्टेड है, लेकिन इमरान खान साहब समझ गए हैं कि गेम उनके हाथ से निकल चुका है। और ये पाकिस्तान की सियासत है। पाकिस्तान की सियासत जो है वो मेरे नजर में हर 3 महीने बाद पॉलिसीज बदलती हैं। आपने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ियां मारी है। आप धमकियां देते थे और इस तरह इशारा करते थे अपनी दाढ़ी पर, दाढ़ी तो है नहीं उनकी, दाढ़ी पे इशारा करके कि मैं इनको देख लूंगा, एक एक को जेल भेजूंगा। अभी आप कहते हैं मैं डायलॉग करने के लिए तैयार हूं। तो फर्क आप देख लें उनके स्टेटमेंट पे। मैं समझता हूं कि ये जो 13 दिसंबर वाला जलसा होगा, ये कह रहे हैं कि आप हमसे बड़ा जलसा करके दिखा दें। 11 पार्टियां जो है वो मुझसे पीटीआई से बड़ा जलसा करके दिखा दें। तो आपने एक डीजे भट्ट को बेचारे को नहीं छोड़ा, जो कि जिसको ऊपर आपने हाथ रख के कहा था ये मेरा बच्चा है, और ये जो है मेरे लिए इसने बहुत सारी मेहनतें करके और पता नहीं कहां से ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में जब उसके लिए गिरफ्तारियां जब उसकी हो रही थी तो उसकी रुकावटें तोड़ के आता था, आप उसको सर पे बिठाते थे। आज एक डीजे भट्ट से आप घबरा गए। ठीक है, आज आपकी वो ऐनक वाली जिन वाली जो आपकी स्पोक्समैन है वो कहती है ना भट्ट हो ना जट हो, हम किसी से नहीं घबराते हो। भाई आप भट्ट और जट के चक्कर में किधर जा रहे हो। वो तो कहती है तेल वाला डंडा मिलेगा आपको, वो तो कहती है तेल वाला डंडा दिया जाएगा आपको। हमने भी ये जो झंडे उठाए ना, झंडे हाथ में नहीं उठा रहे हैं, इस तरह झंडे नहीं उठा के चलेंगे, झंडे के नीचे डंडा होगा। ठीक है, मैं जवाब डंडे से देंगे। रमेश साहब से बात आता हूं। रमेश साहब देखिए, एक बात जो तासुर भी है, लोग कहते भी हैं, उन्हीं चीजों को सामने लाते हैं, आपसे पूछते भी हैं। वो कहते हैं कि भाई आपकी जो कारकर्दगी है 2.5 साल में वो सिफर है, कुछ भी नहीं है आपकी, जैसे अभी रेहाम ने बताया सबके पास है। तो आप कारकर्दगी के बुनियाद पर जो है वो अकड़ नहीं सकते। अब सवाल ये है कि अवाम जो मसाइलें इतने ज्यादा आ चुके हैं कि खुदकुशियां हो रही हैं, अवाम आपके साथ लोग कहते हैं अब खड़े नहीं हैं। तीसरा ये है कि इत्तेहादी वो आपसे नाखुश हैं, अददी अक्सरियत पार्लियामेंट में आपकी खत्म हो गई है। अगर आपकी ताकत थी, जो आप हमेशा ऐलान करते थे कि मेरे साथ एक पेज पर है, आपके वुज़रा कहते थे कि जी हुकूमत गिर नहीं सकती क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ है, तो क्या अब ऐसा लग रहा है जैसे नबील ने कहा कि अब इस्टेब्लिशमेंट ने आपका साथ छोड़ दिया है? सर क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ की बात नहीं है, और ये परसेप्शन हमेशा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की बात की जाती है, मगर अभी हम 21वीं सदी में चल रहे हैं और इस वक्त वो कॉन्सेप्ट जो है वो मैं समझता हूं कि इतना दुरुस्त नहीं है। और आप देखें कि माजी में बहुत कम आपको ऐसे एग्जाम्पल मिलते होंगे जहां पे मेंबर बोलते होंगे
अभी आप बहुत मरतबा आपने मुझे देखा है, नूर आलम को देखा है, उसको देखा है, पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में देखा है। और माजी में अगर आप जाएं, आसिफ साहब बैठते थे, किसी की जुर्रत नहीं होती थी, बात करते थे। मियां साहब बैठते थे, किसी की जुर्रत नहीं होती थी। अब अगर इस वक्त अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है अपोजिशन को कि गवर्नमेंट जो है वो एतमाद खो चुकी है, तो फिर इनको जलसे करने की जरूरत नहीं है। ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मूव करें। इनको पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट के नुमाइंदे आपके साथ खड़े हो जाते हैं या आपके नुमाइंदे गवर्नमेंट के साथ खड़े हो जाते हैं। अगर ये आपके ऊपर इतना, अगर आपको अपने आप, अच्छा सर, यहाँ पे अपोजिशन के नुमाइंदे आपके साथ कैसे, क्यों खड़े होंगे, किस लिए खड़े होंगे? आपने क्या, आपके पास क्या है, आपने क्या दिया है इस 2.5 साल में कि अपोजिशन ये के नुमाइंदे कहें कि भाई इस गवर्नमेंट को गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने तो 2.5 साल में अवाम और मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है, तो ये अपोजिशन के लोग क्यों गिरेंगे? क्या वजह है सर? दानिश, जब पीटीआई के लोगों ने जब इस्तीफाएं दी, खान साहब ने इस्तीफाएं तो दिलाई, मगर रोजाना पीटीआई के दोस्त हमें वो बोलते थे, यार ये हमारे साथ जुल्म हो गया, ये हो गया। चंद 23 लोगों में भी 2 लोगों ने जो ना जवाब दे दिया इस्तीफा के लिए। एक वो पता नहीं कौन थी, गुल, और दूसरा एक वो नासिर खान। 2 बंदों ने जवाब दे दिया कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। इस्तीफा देना इतना इजी टास्क नहीं है। और दूसरी चीज ये कि इस वक्त मैं आज भी थोड़ा सा एक देख रहा था तस्सा कि पीपुल्स पार्टी जो है, क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट तोड़ेगी? बिल्कुल नहीं तोड़ेगी। वो यही ऑप्शन देगी कि भाई पीटीआई ने जब रेजिग्नेशन दी थी, केपीके से नहीं दिया था, इस वजह से हम भी सिर्फ नेशनल असेंबली से देंगे। तो नेशनल असेंबली से अगर ये इस्तीफाएं देते भी हैं, तो भी जो इनको रुकावट बननी है कि हम इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो सेनेट का मुकम्मल नहीं होने दें, वो इलेक्शन हो जाएगी, वो मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। मैं समझता हूं कि ये चीजें मुनासिब नहीं है। देर आए दुरुस्त आए, चाहे हमारी गलती थी चाहे इनकी गलती थी। इस वक्त पार्लियामेंट्री निजाम ये कहता है, मुल्की हालात ये कहते हैं कि आए बैठे मिलके पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स, बैठ के पाकिस्तान के अंदर एहतसाब का निजाम, पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी निजाम, पाकिस्तान का इलेक्ट्रोल रिफॉर्म, ये सारी चीजें बैठ के, मगर उसके लिए अब आपके पास टाइम का है रमेश साहब। अगर आपको हुकूमत भी करने दिया जाए तो 1.5 साल हैं, 2.5 साल में आप कुछ नहीं कर सके, 1.5 साल में आप क्या करेंगे, क्योंकि आखिरी साल तो इलेक्शन का होता है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा नाज़रीन, और ब्रेक के बाद फिर रेहान साहिबा की तरफ आता हूँ। इशू पे जो बहुत ही अहम इशू है उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जी। रेहान साहिबा, 2 सवाल आपके सामने रखता हूँ। एक तो ये कि क्या वाकई इस्टेब्लिशमेंट जिसका एक तासुर था, ये खुद भी कहते थे कि इनके साथ खड़ी हैं, और अपोजिशन भी कहती थी, और हमने देखा भी ऐसे हालात हुए हैं, अब न्यूट्रल हो गए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा हो गए हैं ये। तो एक तो ये दूसरा, क्यों हुकूमत पीपल्स पार्टी और PMLN जो PDM की अहम जमातें हैं, जो बहुत मुनज़्ज़म हैं और इत्तेहाद से चल रही हैं, उनके दरमियान ये तासुर दे रहे हैं, प्रोपेगेंडा दे रहे हैं कि अभी भी मियां नवाज शरीफ और जरदारी साहब में इख्तलाफ है? क्या कहेंगी आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि रमेश साहब की बात बिल्कुल सही है, लेकिन 2.5 साल का जो अरसा रहा है उसमें कौन सी कोऑपरेशन हमें प्राइम मिनिस्टर की शेरवानी में जो शख्स बैठा हुआ है उसकी जानिब से दिखाई दी है? अगर ये ताउन की बातें पहले दिन से होती, अगर आप ऑपोजिशन लीडर्स को चोर डाकू ना कहते, आप एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के एक सरबराह के ऊपर उनके साथ मिल बैठ के बात करना, उनकी तरफ देखना आपको कबूल नहीं था। तो ये बात भूले नहीं कि 2.5 साल में क्या रवैया रहा है लाडले कप्तान का भी, और उनके जो दरबारी हमने पार्लियामेंट में देखे हैं। ये बात बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आती कि अब ऑपोजिशन के अगर लोग नहीं देंगे इस्तीफे या PDM को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि जिस एस्टैब्लिशमेंट के दबाव की हम बात करते हैं वो अलाइव एंड किकिंग है। अगर ऐसा ना होता तो ना सिर्फ नबील गबोल साहब या रेहाम खान, बल्कि जनरल असद दुरानी साहब कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का जो सियासी मदाखलत है, इट इज अ फैक्ट एंड अ रियलिटी। और वो हमने पिछले 2.5 साल में जिस तरीके से देखा है
इसकी मिसाल हमारी तारीख में नहीं दिखाई देती। दूसरी मसला यह है कि सिर्फ इमरान की बॉडी लैंग्वेज, वो तो हम जानते हैं उनको, वो तो जिस किस्म के आजकल फरमाइशी प्रोग्राम्स कर रहे हैं, समझ नहीं आती कि हैंडसम, अपने से ज्यादा हैंडसम को सामने बिठा के मैचिंग जोड़ों में जो ये बातें करते हैं, ये मेरी किताब को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं या जो बातें मैंने कही हैं उनका सबूत देने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी इन्होंने पब्लिसिटी की थी इस किताब की और मेरी बातों की। अब मैं समझती हूँ कि ये जो पीडीएम से घबराए हुए हैं, उसकी घबराहट सिर्फ लाडले कप्तान साहब के बयानात में नहीं नजर आती, उसमें यह भी है कि पीपीपी को पीडीएम से तोड़ना इनकी मजबूरी बन गई है। ये जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दो बड़ी जमातें हैं और इनका जो इत्तेहाद है ये इतना खौफनाक इत्तेहाद है। ये पाकिस्तान की तारीख में 18वीं तरमीम लेके आया है। अगर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद कुछ अरसा भी और हमारी जिंदगी में हमारी तारीख का हिस्सा रहती तो बहुत कुछ आगे बढ़ता। ये जो तावन है जो आखिरी वक्त में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो साहिबा के दरमियान दोस्ती का नाता बना, जो उन्होंने पुराने अपने जो मसाइल बिल्कुल दफना दिए थे, आज ये बार बार क्यों हम इसको देखते हैं कि वो पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। हालांकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा और बिलावल भुट्टो साहब का जो आपस में एक इज्जत का और एक बहुत ही पार्लिमानी आई सपोज तरीका है एक दूसरे को इज्जत देने का, उसको देख के किसी के दिल में शक नहीं रहता कि उनका आपस में बाहमी तावन के क्या इरादे हैं। और मैं आपको बता दूं कि नबील गबोल साहब इस बात की शायद तायीद भी कर दें, लेकिन जो इस्तीफे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफों का पूरा जो अश्योरेंस है वो पीडीएम को दे चुकी है। और मौलाना साहब की परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किसी के दिमाग में शक नहीं है, जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख चुके हैं, कि इस्तीफे पीडीएम की जो क़यादत है और जो मुश्तरका फैसला हुआ है उसके मुताबिक 31 दिसंबर को इस्तीफे दे दिए जाएंगे। अब चाहे वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पहले इस्तेमाल करें, पार्लिमानी तरीका है, जलसा करना पार्लिमानी तरीका है, लॉन्ग मार्च करना पार्लिमानी तरीका है, एक सियासी हुकूमत सूबे में रखना ना रखना पार्लिमानी हक है, सेनेट से पहले कुछ करना चाहे पार्लिमानी हक है। इसमें कोई गैर पार्लिमानी ना जबान का इस्तेमाल हुआ है ना गैर पार्लिमानी कोई तरीकाकार इस्तेमाल हुआ है। आप जिससे खौफजदा हैं वो इस बात से खौफजदा है कि इस वक्त बात ये नहीं है कि जो लाडले कप्तान साहब हैं वो घबराए हुए हैं। इस वक्त पीडीएम की जो क़यादत है, यानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हो या मरियम नवाज हो या जरदारी साहब हो या बिलावल भुट्टो हो और मौलाना साहब हो, उनको अवाम उस एजेंडे से पीछे नहीं हटने देगी। इस वक्त उनकी इंटेग्रिटी और उनका सियासी मुस्तकबिल भी इस चीज के साथ जुड़ा हुआ है कि अगर वो अपने बयानिए से पीछे हटे, यानी पाकिस्तान में जमहूरी हकूक की तहरीक के अज़ाइम से पीछे हटे, तो हम जैसे लोग उनको नहीं छोड़ेंगे, अवाम नहीं छोड़ेगी। और वो जो इस्तीफे हम देख रहे हैं, जो इस्तीफे हम देख रहे हैं कि हम मुल्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आ रहे हैं और दिया जा चुका है सर, वो वो एमपीएस वो एमएनएस का वो दबाव है और ये पार्लियामानी तरीका है, ये जमहूरी तरीका है, ये जमहूरी प्रेशर है जो कि पीपीपी और पीएमएलएन की क़यादत पे पड़ चुका है। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन भी होगा, लेकिन कब होगा वो लाडले कप्तान या उनकी पार्टी की मर्जी के मुताबिक नहीं होगा। कब इस्तीफे दिए जाएंगे वो पीटीआई की मर्जी से नहीं होगा। चले 20 सेकंड आप बोल लें, क्योंकि आपका टाइम दिया जा चुका था। 20 सेकंड है, बोल लें रमेश साहब। नहीं, बिस्मिल्लाह नहीं, रमेश भाई को बोलने दीजिए, हम हौसला रखते हैं, हम जमहूरी लोग हैं। क्यों आप कहती हैं कि अपोजिशन को वहां पे पीएसी दी? मुझे बताएं कि पीपुल्स पार्टी ने सिंध के अंदर अपोजिशन को पीएसी दी है? नहीं दी है। हर जगह पे एक आध से ताली नहीं बढ़ती, गलतियां हर जगह पे है, मगर उन गलतियों का अजाला आप चोर और डाकू की बात करते हैं। इन्होंने देखिए, मैं आपकी बात की तारीफ कर रही हूँ रमेश भाई, मैं आपकी ठीक है सर, ठीक है, वक्त खत्म हुआ चाहता है। तीनों मेहमानों का